हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे सब स्पेस के बारे में कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं जिसमें आपको ये चेक करना है कि कौन सा सबसेट V अगर एक वेक्टर स्पेस है और S इज अ सबसेट ऑफ V, देन कब हम कहेंगे कि वो S या वो जो W है V का सबसेट उसे सब स्पेस कब कहेंगे। तो हम चेक करेंगे आज के लेक्चर्स में। तो एक तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया था, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किए थे। तो जो भी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है सारे लेक्चर के, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो कि कैसे चेक करते हैं कि कोई एक सबसेट V का सब स्पेस कब फॉर्म करता है। और मैंने शॉर्ट ट्रिक ही बताया था कि अगर कभी भी जीरो पे कंडीशन आ जाए तो हम लोग डायरेक्टली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कभी भी सब स्पेस फॉर्म करता है, और अगर नॉन जीरो के लिए कंडीशन हो तो वो कभी भी सब स्पेस फॉर्म नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जीरो वेक्टर उसके अंदर बिलोंग नहीं करते। कभी कभी जीरो वेक्टर बिलोंग कर रहा है तो हमको बाकी सारे कंडीशंस चेक करने रहते हैं। ठीक है, तो जो भी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, अगर आप IIT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देखो ये जो वीडियो है ना, ये कॉमन वीडियो, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चंस को इंक्लूड किया, चाहे वो गेट के हो, नेट के हो या नॉर्मल क्वेश्चन जो नोट्स वगैरह में रहते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड कर ली। तो हर एक के लिए यूज़फुल होगा। बाकी अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप IIT जैम 2020 के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं अगर आप IIT जैम के स्टूडेंट हो। अगर आप CSIR नेट के स्टूडेंट हो तो CSIR नेट टारगेट, CSIR नेट जून 2021, दोनों ही ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है जहाँ पर बुक अवेलेबल है। अगर आपको बेस्ट बुक का वीडियो देखना है तो उसका भी लिंक गिवन है और प्रीवियस वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सब स्पेस कैसे चेक करते हैं हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा है कि कोई भी दो वेक्टर ले लो, अगर W अगर एक सबसेट है V का, उसको सब स्पेस बताना है तो कोई दो वेक्टर ले लो और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन या फिर अल्फा U प्लस V बिलोंग करना चाहिए उसी W को, वेयर U एंड V बिलोंग्स टू W एंड अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, जिसके ओवर हम लोग सब फील्ड वेक्टर्स पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अच्छा, इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, इसके सॉल्यूशंस को, जो हमारा मेथड होता है जनरल मेथड, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बाकी आपका जो एक्चुअल मेथड जो हम लोग प्रूव करते हैं वो मैं आपको क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग ये चेक कर सकते हो कि कैसे हम प्रूव करते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ डिस्कार्ड करने के ऑप्शन बताऊंगा और डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, तो आप वहाँ से सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हो कि कैसे उसको प्रूव करते हैं कि वो सब स्पेस है या नहीं। ठीक है, जिससे आपको और क्लियर होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रूफ नहीं करना, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देख के ही आंसर बताने, और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन आप देख के ही और अपने टाइम यहाँ पे बचा सकते हो। तो याद रखना, नेट के क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपके टाइम बचते हैं, जो आपको क्वेश्चंस को देखते ही आंसर बताना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस R3। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी जीरो पे कंडीशन आ जाए आप डायरेक्टली इसको बोल दो, इसका प्रूफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसका टेंशन मत लो। डायरेक्टली बोल दो ये दो सब स्पेस नहीं होंगे, सॉरी, जिस पे जीरो पे कंडीशन है वो सब स्पेस होगा, बाकी C और T सब स्पेस नहीं होंगे। इसका रीजन बता दे रहा हूँ, बाकी ये तो आप प्रूव कर सकते हो कि एक वेक्टर ले लो, इसके अंदर UV, तो U वेक्टर अगर इसमें लूंगा तो कंडीशन क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और एक वेक्टर V ले लो जिसमें कोई और एलिमेंट ले लो, जैसे PQR, तो P माइनस Q इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप लीनियर कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हो कि वो भी इसी सेट के अंदर बिलोंग करेगा, यानी कि W के अंदर बिलोंग करेगा। तो उस सबसेट को V के हम क्या कहेंगे, वो V का सब स्पेस फॉर्म करता है ओवर द सेम फील्ड F। तो ये सब स्पेस फॉर्म नहीं करते हैं, इसका रीजन ये है कि, क्या रीजन है इसका, कि अगर मैं जीरो वेक्टर पुट कर दूं, किसी भी सब स्पेस के पास आइडेंटिटी होना चाहिए जीरो वेक्टर, लेकिन जैसे ही जीरो पुट करूंगा आंसर 1 आ रहा है, तो देयरफॉर ये कभी भी सब स्पेस फॉर्म नहीं कर सकता। यहाँ पे भी जीरो वेक्टर बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि 0 माइनस 0 0 विच इज नॉट इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर C और D सब स्पेस नहीं होंगे, बाकी A और B फॉर्म करेगा सब स्पेस। सिंपल क्वेश्चन है, बाकी प्रूफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है V1 और V2 सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V के, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली सब स्पेस ऑफ V, कि V अगर एक वेक्टर स्पेस है V1 V2 तो इसमें से कौन सा सब स्पेस होगा नहीं। इसका भी प्रूफ मैंने आगे भी, इसके क्वेश्चंस हैं इंटरसेक्शन और यूनियन के,
इसीलिए मैंने उसका जो प्रूफ है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, कि जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा सब स्पेस फॉर्म करता है, कि V1 और V2 अगर एक वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है, तो उसका इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस फॉर्म करता है, जबकि यूनियन नीड नॉट बी सब स्पेस। ये नहीं कहेंगे कि हमेशा सब स्पेस नहीं होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन है आगे हम देखेंगे, लेकिन सब स्पेस होता है, नीड नॉट बी। सब स्पेस कब होगा? जब या तो V1 कंटेन करे U2 के अंदर, या फिर VT कंटेन करे V1 के अंदर, V2 कंटेन करे V1, यानी कि एक दूसरे के अंदर एक ना एक सेट कंटेन करना चाहिए। मतलब या तो V1 V2 का सबसेट हो, या तो V2 V1 का सबसेट हो। उससे होता ये है कि V1 और V2 का जब यूनियन लेंगे तो V2 आ जाएगा, और V2 सब स्पेस है, तो कोई भी एलिमेंट बिलोंग करूंगा तो V2 के अंदर आएगा, और V2 अपने आप में सब स्पेस फॉर्म कर रहा है, तो देयरफॉर वो एक सब स्पेस बन जाता है। ठीक है, इसका प्रूफ भी हम आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, ये तो सम है, सम हमेशा सब स्पेस फॉर्म करता है, लीनियर सम। ये कैंसिल हो गया। अच्छा, ये नहीं बिलोंग करेगा, इसका रीज़न क्या है? कह रहा है कि अगर कोई x V1 को बिलोंग कर रहा है तो वो x V2 को नहीं बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब V1 अपॉन V2, इसका मतलब 0 अगर V1 को बिलोंग कर रहा है तो 0 V2 को बिलोंग नहीं करना चाहिए। बट अगर V1 V2 सब स्पेस है तो उसके अंदर 0 वेक्टर होना चाहिए। तो देयरफॉर अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब 0 वेक्टर V2 के अंदर नहीं होगा। तो देयरफॉर ऐसा कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं होगा जो V1 को बिलोंग करे और V2, यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे। सिंपल ये कह रहा है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 वेक्टर दोनों के अंदर होगा, तो देयरफॉर ये कभी भी सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। तो कौन से सब स्पेस फॉर्म कर रहे हैं? इंटरसेक्शन और लीनियर सम वाले। तो A और C, बाकी इसका भी प्रूफ सिंपल आप प्रूफ कर सकते हो कि ये सब स्पेस फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका ना एक टेस्ट सीरीज के जैसा हो गया, कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप देख सकते हो कि किस मेथड से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये डायमेंशन का है, इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, जब हम डायमेंशन पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि R³ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ R³। इसमें से कौन सा R³ का सब स्पेस नहीं है? अब देखो, 0 वेक्टर ट्रिवियल सब स्पेस है, ये हमेशा सब स्पेस फॉर्म करता है, ये सब स्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है, इसको हटा दो। सेकेंड, ABC बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ये सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। इसका रीज़न क्या है? एक काम करो, फील्ड रियल नंबर है, अगर V ओवर फील्ड रियल नंबर पे है तो जो W होगा वो भी किस फील्ड पे होगा? उसी फील्ड पे होगा। तो एक काम करता हूँ, मैं R का एक एलिमेंट ले लेता हूँ √2, और √2 को अगर मैं ABC से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज नहीं होगा, या फिर ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं ना, अगर 2 मेथड टेस्ट देखें तो एक में तो हम सम देखते हैं कि वेक्टर एडिशन होना चाहिए, और सेकेंड में स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और दोनों को कंबाइन करके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। बट अगर मैं स्केलर वाला कंडीशन देखूं तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ABC रैशनल है और उसको किसी ई रैशनल से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि फील्ड मेरा रियल नंबर है और रियल के अंदर ई रैशनल होते हैं, तो ई रैशनल से मल्टीप्लाई करने पे ये रैशनल के अंदर नहीं होगा। तो देयरफॉर ये कभी भी सब स्पेस फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, 0 वेक्टर तो फॉर्म करेगा, मतलब इसमें से सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि ये सब स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा है। थर्ड में देखो, जब भी इस टाइप का एलिमेंट आ जाए और उस पर कोई कंडीशन ना हो, फील्ड का ही कंडीशन हो, ये भी हमेशा सब स्पेस फॉर्म करता है। देखा जाए तो इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाया है, सिर्फ वेरिएबल को चेंज कर दिया है। अब A रियल नंबर है, A प्लस B, A और B रियल नंबर है, दोनों का एडिशन भी रियल नंबर होगा। A उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो वो भी रियल नंबर, और 2 को B से मल्टीप्लाई करो वो भी रियल नंबर, एडिशन कर दो तो भी रियल नंबर, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, और ये भी सब स्पेस है, सॉरी ये सब स्पेस है, ये भी सब स्पेस है, ये भी सब स्पेस होगा, कोई कंडीशन नहीं लग रहा है A और B पे। तो देयरफॉर ये तीनों सब स्पेस होंगे। तो कौन सा सब स्पेस नहीं है? तो ये वाला, सिर्फ पहला सब स्पेस नहीं है, बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये तीनों ही सब स्पेस होंगे। ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया और ये राइट हो गया, क्योंकि नॉट अ सब स्पेस बोला है। मिस्टेक यहाँ पे बहुत होता है, तो ये थोड़ा ध्यान देना, नॉट के कंडीशन को देखना। कंसिडर द रियल वेक्टर स्पेस R³ V एक R³ वेक्टर स्पेस है ओवर R फॉलोइंग ऑफ इट्स सबसेट। तो 3 सबसेट दिए और ये बताना है कि कौन सा सब स्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है, इसका प्रूफ भी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा।
सिंपल जीरो पे कंडीशन है, आप प्रूव कर सकते हो सब स्पेस फॉर्म करेगा। जीरो पे कंडीशन है सब स्पेस फॉर्म करेगा। नॉन जीरो पे कंडीशन है सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। क्यों कह रहा है? जेड की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। एक काम करो, एक्स वाई को तो कुछ भी सेलेक्ट कर दो, डजेंट मैटर, एक्स वाई कुछ जेड ले लो, ठीक है। सेकेंड में एक्स वाई और माइनस जेड ले लो, और जेड क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, ठीक है। जेड को नॉन जीरो ले लो, एक वेक्टर ले लो यू और एक वेक्टर ले लो बी। इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है क्योंकि जेड नॉन जीरो है, तो माइनस जेड भी नॉन जीरो होगा। बट दोनों को ऐड करोगे ना, ये तो सपोज कुछ नया वेक्टर आएगा, इट डजेंट मैटर, क्योंकि एक्स और वाई पे तो कंडीशन ही नहीं है। लेकिन जब जेड और माइनस जेड को ऐड करोगे ना, तो जीरो और नॉन जीरो को ऐड करने पर जीरो आता है। सेम नंबर हो, टू और माइनस टू को ऐड करो जीरो, थ्री और माइनस थ्री को ऐड करो जीरो, तो दोनों का आंसर जीरो आ रहा है। तो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब वेक्टर एडिशन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सम ऑफ टू वेक्टर डजंट बिलोंग टू दैट गिवन सबसेट ऑफ वी। इस वी के अंदर मैं वी के अंदर जो सबसेट है एस, एस का दो एलिमेंट ले रहा हूँ, बट उसका एडिशन उसके अंदर नहीं है, यानी कि वो सेट क्लोज नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अंडर मतलब वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अंडर क्लोज इस सेट के अंदर वो अंडर एडिशन वो क्लोज नहीं है। तो देयरफॉर ये सब स्पेस फॉर्म कर रहा है एस, अच्छा सॉरी डब्ल्यू, हाँ एस और टी फॉर्म करेंगे, डब्ल्यू सब स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो इट इज नॉट अ क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आप एलिमिनेट कर सकते हो। क्वेश्चन को जब एलिमिनेट करना स्टार्ट करोगे ना, तब आपको क्वेश्चंस बनेंगे। ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हम एक सब स्पेस ले रहे हैं कि जितने भी फंक्शन होंगे, रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन जितने भी ले लूँ मैं, और उसके अंदर कोई भी इवन और ऑड फंक्शन ले लूँ, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हूँ डिटेल में, वो आप देख सकते हो। बट यहाँ आपको याद रखना है, इवन ऑड फंक्शन ये हमेशा सब स्पेस फॉर्म करते हैं, और आगे चल के देखेंगे जीरो वेक्टर को छोड़ के कोई भी कॉमन वेक्टर नहीं होता। तो जब हम डायरेक्ट सम का कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो वहाँ पे ये बहुत ही यूज़फुल हो जाता है कि हम दो पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं ना, पार्टीशन वगैरह, तब वहाँ पे काफ़ी यूज़फुल होगा कि हम u और w को, अगर u मेरे पास एक सारे इवन फंक्शन है और w मेरे पास सारे ऑड फंक्शन है, तो मैं डायरेक्ट सम यूज़ करूँगा और v को एज अ जितने भी रियल से रियल तक जितने भी फंक्शन है उसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, और इसको डायरेक्ट सम में हम लोग लिख सकते हैं, जिसमें पूरा दोनों इवन ऑड मिला के हम लोग क्या करेंगे v को। तो ये बहुत यूज़फुल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? अच्छा, इसका फोर्थ ऑप्शन आगे है, ये भी सब स्पेस फॉर्म करता है, v1 v2 भी सब स्पेस फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका लास्ट ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये 1 2 3 ऑप्शन सारे रॉन्ग हो जाएंगे। इसका नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये देखो ये फोर्थ है, ये आपका राइट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर विद द सेट ऑफ रियल नंबर। आर स्क्वायर को डिफाइन किया, मतलब ये आर स्क्वायर है, सिंपल आर स्क्वायर। तीन सबसेट गिवन है, 1 2 3। देखो पॉजिटिव पे कंडीशन कभी भी, नॉन जीरो पे कंडीशन आ रहा है ना, क्योंकि जीरो से ग्रेटर देखा जाए, दिख रहा है कि जीरो पे कंडीशन है, ये जीरो पे कंडीशन नहीं है। जीरो से ग्रेटर दैन मतलब जीरो नहीं होता, अगर इक्वल जीरो करता तब ये सब स्पेस फॉर्म करता, बट ये जीरो पे कंडीशन नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। अब चेक कैसे करना है? सिंपल सी बात है, ऐसे दो नंबर सेलेक्ट कर लो। सपोज एक मैं सेलेक्ट करता हूँ 3 और एक सेलेक्ट कर रहा हूँ 2, फिर उसके बाद एक सेलेक्ट कर रहा हूँ -4 और एक सेलेक्ट कर रहा हूँ -1। 3 × 2 6, क्या कह रहा है? x1 x2 दोनों ग्रेटर दैन होने चाहिए। देखो यहाँ पे x1 भी ग्रेटर है, x2 भी ग्रेटर है, अरे सॉरी, ये x1 x2 दोनों पॉजिटिव बोल रहा है ना। एक काम करो, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, निगेटिव से। स्केलर निगेटिव ले लो, कभी भी नहीं होगा, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। सेकेंड कह रहा है x2 निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं होगा। इसमें भी एक वेक्टर ले लो, कह रहा है निगेटिव होगा, तो फिर से निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तीनों ही सेटिस्फाई नहीं करेंगे, सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फोर्थ वाला, क्योंकि x1 पे कोई कंडीशन नहीं दिया और दूसरे पे कंडीशन दिया भी, तो कौन सा कंडीशन दे दिया? जीरो वाला कंडीशन, और जीरो वाले कंडीशन हमेशा वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं। तो देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन रॉन्ग।
या आप चेक भी कर सकते हो कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, सपोज x हमारे पास ये दिया है और y z 3, r⁴ के मतलब v हमारे पास r⁴ है और 3 सबसेट दिए हैं x, y और z। चेक करना है कौन सा सब स्पेस होगा। नॉन जीरो पे कंडीशन डायरेक्ट कैंसिल कर दो। इस सेट को मैं ये साइड लेके आ सकता हूँ, तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो आ गया तो ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि जीरो पे कंडीशन है। b इज इक्वल टू जीरो पे कंडीशन, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ c माइनस डी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी जीरो पे, यहाँ पे भी जीरो पे, मतलब y और z कौन सा ऑप्शन राइट है, सेकेंड। y z फॉर्म करेगा, बाकी x वाले फॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो गेट का क्वेश्चन है, गेट 2004 का क्वेश्चन है ये, कि v एक वो r² का सबसेट है जिसका प्रोडक्ट करने पे उसके दोनों कंपोनेंट का प्रोडक्ट करूं तो वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि कौन से कंडीशंस के वजह से, क्या वो स्केलर के अंदर क्लोज नहीं है या फिर अंडर वेक्टर एडिशन। तो ये जो एलिमेंट है ये वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में नहीं होता। जो मैं पहले एग्जांपल ले रहा था वो इसी के लिए था कि एक को 3 ले लो, एक को 2 ले लो, और क्या लिया था, एक -4 और -1। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, मतलब इस सेट के अंदर होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, इस सेट के अंदर होगा। ऐड कर दूंगा तो पहला कंपोनेंट -1, एडिशन कैसे करते, कंपोनेंट वाइज, 2 -1 यानी कि +1। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर निगेटिव में आएगा, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मतलब एक अंडर वेक्टर एडिशन ये क्या नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा। तो देयरफॉर वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा नहीं। नॉट अ वेक्टर सब स्पेस सिंस एवरी एलिमेंट डज नॉट हैव एन इनवर्स, ये भी कंडीशन रॉन्ग है। नॉट अ सब स्पेस ऑफ r² सिंस इट इज नॉट क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये भी रॉन्ग, क्योंकि स्केलर के अंदर ये क्लोज होगा। क्यों, ध्यान सुनो, इसमें 4 केसेस बनेंगे। एक तो अल्फा को पॉजिटिव निगेटिव ले सकते हो, और एक तो x y में भी 2 कंडीशन बनेंगे, या तो दोनों को पॉजिटिव ले लो या तो दोनों को निगेटिव ले लो। एक केस अगर मैं दोनों पॉजिटिव ले रहा हूं, अगर मेरे x और y दोनों पॉजिटिव है, सपोज ये दोनों पॉजिटिव है और एक अल्फा पॉजिटिव ले रहा हूं, तो अगर ये पॉजिटिव तो अल्फा x पॉजिटिव, y पॉजिटिव तो अल्फा y पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। सेकेंड केस अल्फा को निगेटिव ले लेते हैं, ये पॉजिटिव तो अल्फा निगेटिव है, माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये पॉजिटिव है माइनस अल्फा, अरे अल्फा निगेटिव है तो निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, x और y को निगेटिव लेके अल्फा को 2 केस में चेंज कर सकते हो। इसका भी प्रूफ मैंने दिया है, आप देख सकते हो, बाकी आप चेक भी कर सकते हो। इन जनरल 4 केस बनेंगे, एक बार x और y को पॉजिटिव, एक बार x y को निगेटिव, और x y पॉजिटिव के लिए 2 केस, अल्फा पॉजिटिव अल्फा निगेटिव, x y दोनों निगेटिव के लिए 2 केस, अल्फा पॉजिटिव अल्फा निगेटिव, और चारों ही केसेस में प्रोडक्ट क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव। तो देयरफॉर ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट इज नॉट क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन। तो देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। गेट का क्वेश्चन है, गेट 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि v और w हमेशा सब स्पेस होंगे, नहीं, ये इन जनरल r/n पे है, तो हम लोग n को 2 या 3 लेके चेक कर सकते हैं। नेवर सब स्पेस, ये भी रॉन्ग। क्या बोला था, नीड नॉट बी, जरूरी नहीं है कि होगा, मतलब होता है लेकिन जरूरी नहीं कि नहीं होगा। ठीक है, नीड नॉट बी जब भी वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब इन जनरल नहीं होता है, बट सब स्पेस फॉर्म करता है। कब करता है, जब एक दूसरे के अंदर कंटेन करेगा। वी इन द अदर, इफ एंड ओनली वन ऑफ द, मतलब एक ना एक तो एक दूसरे के अंदर कंटेन करना चाहिए, दोनों कंटेन करेंगे तब तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट है। ये कह रहा है कि इफ एंड ओनली वन ऑफ ईच जीरो वेक्टर, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल रिजल्ट है कि इंटरसेक्शन हमेशा फॉर्म करता है, लेकिन यूनियन तब फॉर्म करता है जब वो एक दूसरे के अंदर एक ना एक तो दूसरे के अंदर कंटेन करना चाहिए, या तो वी डब्ल्यू के अंदर कंटेन करे या तो डब्ल्यू वी के अंदर, इफ वी एंड डब्ल्यू अगर एक वेक्टर स्पेस का सबसेट है। ठीक है, कह रहा है P बिलोंग कर रहा है P को। अच्छा, मैंने पॉलिनोमियल के लिए बताया था, वही
पॉलिनोमियल का सबसेट वेक्टर सबस्पेस फॉर्म करता है जब वो उसके डिग्री लेस देन इक्वल हो। चेक कर लो किसमें लेस देन इक्वल हो। कह रहा है डिग्री 4। एक काम कर लो, एक को ले लो x⁴, एक को ले लो -x⁴, दोनों का डिग्री 4 है, इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा। सारे पॉलिनोमियल में x⁴ और -x⁴ ले लो, दोनों का डिग्री कितना है 4, बट दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब ये इक्वल बोल दिया तो 4 डिग्री का इक्वल होना चाहिए, तो 0 कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है 0 डिग्री का, तो देयरफॉर ये ऑप्शन रॉन्ग। कह रहा है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। सेम पॉलिनोमियल ले लो x⁴ और -x⁴, x⁴ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, -x⁴ ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, मतलब दोनों का एडिशन भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 4, बट नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर ये दोनों ही रॉन्ग हो गए। डिग्री लेस देन 4 और उसका डेरिवेटिव 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये कह दिया कि जो पॉलिनोमियल का डिग्री है वो 4 से कम होना चाहिए, बट एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दिया कि डेरिवेटिव पुट करने पे आंसर 1 आना चाहिए, और उस पर मतलब डेरिवेटिव निकालो ऐसा पॉलिनोमियल। अच्छा, अब ये डेरिवेटिव का निकालना है ना, तो एक काम करो, ऐसा फंक्शन ले लो जिसका डेरिवेटिव 1 आना चाहिए। जब भी याद रखना, देखो वैसे तो सीधी सी बात है, ये नॉन जीरो का कंडीशन है तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। बाकी आप चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक करेंगे ध्यान सुनो। एक ऐसा पॉलिनोमियल ले लो, हाँ एक पॉलिनोमियल ऐसा ले लो कि जिसका डेरिवेटिव फाइंड करने पे और 0 पुट करने पे आंसर 1 आ रहा है, तो क्या करोगे आप, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए डेरिवेटिव पुट करने पे 0, इसका मतलब कुछ इस तरीके से इक्वेशन होगा कि 0 पुट करने पे आंसर 1 आएगा ये, तो देयरफॉर इसका मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ रहा है। ये सपोज किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। अगर मैं एक पॉलिनोमियल ले लूँ p'(x), ये अगर x +1 आ रहा है तब जाके ये होगा। अच्छा, ये किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है x² 2 + x का डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब ये पॉलिनोमियल इस टाइप के जितने भी पॉलिनोमियल होंगे इसके अंदर बिलोंग करेंगे। अब ध्यान से सुनो, ऐसा 2 पॉलिनोमियल ले लो जो इस टाइप के हो, बट दोनों को ऐड करेंगे ना तब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो एक काम करता हूँ मैं, एक बार ये ले रहा हूँ, एक ये पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। ये पॉलिनोमियल हो गई, जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा इसका आंसर x+1, और जब मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो आंसर 1 आ रहा है। अब थोड़ा मैं इसमें चेंजेस कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे 1 ही चाहिए, मुझे तो कितना आंसर चाहिए 1, तो मैं कर देता हूँ 2x - x² 2, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ, बट इससे होगा क्या, हाँ देखते हैं इससे क्या होगा। जब मैं ये पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूँ तो ये कितना आंसर आ जाएगा -x, और इसका आ जाएगा 2। जब मैं 0 पुट कर रहा हूँ, सॉरी ये नहीं होगा, अपने को 1 चाहिए ना, तो 1 एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, 0 पुट करने पे आंसर अपने पास 1 आना चाहिए। ठीक, हम लोग कैसा एग्जांपल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं सपोज -x² 2 + 1, और एक को ले लेते हैं x² 2 + 1, ठीक है। ये दोनों ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे x+1, और ये लोगे तो x+1 आ जाएगा, बट 0 पुट करने पे दोनों का आंसर 1 आ रहा है, मतलब दोनों ही पॉलिनोमियल इसके अंदर आएंगे। बट जब दोनों को ऐड करोगे ना तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा, और 2 का डेरिवेटिव कितना होता है 0, और इस 0 में अगर मैं क्या पुट करूं, चाहे कोई भी कांस्टेंट फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, आंसर हमेशा क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव 0। और अगर किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में या डेरिवेटिव अगर मेरा 0 है, तब इसमें कोई भी पॉइंट पुट कर दो आंसर 0 आएगा, कभी 1 नहीं आ सकता। तो देयरफॉर ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, चारों ही वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेंगे। जब भी नॉन कांस्टेंट पे एक कंडीशन आता है ना, तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाना चाहिए ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। हर केस में नहीं होता, बट मोस्टली ऐसे होता है। तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सब स्पेसेस ऑफ द स्पेस ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन द ओपन इंटरवल। किसी ओपन इंटरवल पे जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे उनके कलेक्शन लेके मैंने एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर दिया। द वेक्टर स्पेस ऑफ सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी। एक कह रहा है कि सारे कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे जो उस पॉइंट पे जीरो देगा, एक पॉइंट पे, कि ए बी के एक पॉइंट पे तो आंसर जीरो देने वाला, ऐसे पॉलिनोमियल ले लो, ठीक है, कि किसी एक पॉइंट पे जीरो देगा। देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सच दैट जीरो। और एक सेकेंड कंडीशन ये कह रहा है कि जिसकी डेरिवेटिव नॉन जीरो होगी। थर्ड कह रहा है कि ये वन होगा। अब ध्यान से सुनो, जीरो वाली कंडीशन तो इस पे आ रही है तो इसको तो हटा दो, चेक करेंगे। सेकेंड कह रहा है नॉन जीरो पे डायरेक्टली हटा दो, डेरिवेटिव चाहे कुछ भी हो। पिछला एग्जांपल लेके हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे वो लिए थे नॉन जीरो पे कंडीशन, ये भी रॉन्ग क्योंकि जीरो वेक्टर इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। अब थोड़े ध्यान से समझता, फर्स्ट कंडीशन क्या रहा है, मुझे वो कंटिन्यूअस फंक्शन लेने हैं कि किसी भी इंटरवल पे अगर मैं कोई फंक्शन डिफाइन कर दूं तो कम से कम एटलीस्ट वन पॉइंट पे वो जीरो होना चाहिए, कम से कम एक पॉइंट पे वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान सुनो, ये एक पॉइंट पे जीरो है, ये भी एक पॉइंट पे जीरो है। एक इंटरवल ले लो -1 to -2 to 2, और एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं, ये देखो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। एक्स स्क्वायर के दो रूट आ रहे हैं जीरो, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। एक्स प्लस 1 के दो रूट आ रहे हैं और एक रूट आ रहा है -1 जो कि इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। अब मैं अगर दोनों का सम ले लूं तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इसके अंदर जो इसका सॉल्यूशन होगा। ध्यान से समझना क्या कह रहा है, इसके अंदर वो सारे कंटिन्यूअस फंक्शन ले लूं जो कम से कम एक पॉइंट पे बिलोंग कर रहे हैं। मैंने सपोज सारे कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन कर दिए -2 से लेकर 2 तक। मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया, उसका सॉल्यूशन इसके अंदर है। एक्स प्लस 1 ले लिया, इसका भी सॉल्यूशन इसके अंदर है। बट दोनों को जब मैं सम कर रहा हूँ ना तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसके सॉल्यूशन क्या आते हैं, एक आता है ओमेगा और एक आता है ओमेगा स्क्वायर, और दोनों की वैल्यू क्या होती है -1 -√3i/2। मतलब डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 2 और न्यूमरेटर में क्या रहता है -1 -√3i, ये ओमेगा स्क्वायर होता है। और -1 + √3i/2 मतलब एक सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो तो 0 और जो कट करता है मतलब 120 डिग्री पे और 240 डिग्री पे, तो जहाँ पे वो यूनिट सर्कल को कट करता है तो वो जो पॉइंट होती है उस चीज़ को हम लोग कहते हैं, ये सब हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो देयरफॉर इसमें तीनों ही सब स्पेस फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट के लिए जीरो नहीं बोला है। अगर यही बोल देता ना कि f(x) = 0 तब हमको सोचते, बट ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, उस पॉइंट के लिए जीरो होगा। तो देयरफॉर ये भी सब स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा। मैं यही बोल रहा था कि मोस्टली ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि हर एक कंडीशन में डायरेक्टली बोल दो, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं एक्सेप्शनल केस होता है जहाँ पे ये चीज़ें होल्ड नहीं होती। इसके लिए जितना ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो इसका आ जाएगा नन ऑफ द अबव, कोई भी इसमें सब स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सब स्पेस ऑफ द स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस। सेम वही क्वेश्चन आ गया इसमें। अब ये ध्यान से देखो, f(x) = x² - x² f(x). अभी इसमें कोई ऐसा किसी पॉइंट पे कंडीशन नहीं दे दिया है, ठीक है, तो मैं इसको पूरी ये साइड लेके आ सकता हूँ और आप प्रूव कर सकते हो ये सब स्पेस फॉर्म करेगा, ठीक है। सेकेंड दे दो, 0 आ गया। ये तो देखो ये सिंपल सी बात है, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, और हमको पता है कि जो सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर मैं ये फंक्शन ले लूँ तो ये भी क्या फॉर्म करता है, सब स्पेस फॉर्म करता है, ठीक है। ये तो रिजल्ट है, हम आगे चल के ऑडियो में प्रूफ भी करते हैं। इंटीग्रेशन 0 पे कंडीशन आ गया
तो ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, ऑल ऑफ द अबो, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबो। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो ऑलरेडी 3 क्वेश्चन हमने वेक्टर स्पेस में फॉर्म किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो देखते हैं जितना टाइम होगा, 15 क्वेश्चन, तो 15 + 8 कितना होता है 18, तो हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 17 चल रहा है, तो 4 क्वेश्चन और करते हैं ताकि टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा राउंड फिगर में, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज नॉट अ सब स्पेस। क्वेश्चन ने पूछा नॉट अ सब स्पेस, कि कौन सा इसमें सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। सारे कंटिन्यूअस फंक्शन किसी ओपन इंटरवल पे कि जब x की वैल्यू a + b के मीन को अप्रोच कर रही है, f(x) = 0, ठीक है। मतलब सिंपल सा कहना ये है कि अगर आपके पास कोई इंटरवल है, ओपन इंटरवल सपोज ए बी, और इसके मीन को अगर हम अप्रोच करेंगे राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसकी लिमिट आएगी कुछ f(x), और जब ये इसको अप्रोच कर रहा है तो f(x) की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है। कुछ इस तरीके से फंक्शन होगा या फिर कुछ इस तरीके से फंक्शन होगा जो 0 को अप्रोच कर रही है। और दूसरी बात, तो क्या ये सब स्पेस फॉर्म करेगा, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ऐसा फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश करो कि जो पहले तो इंटरवल ले लो, किसी इंटरवल को फिक्स कर दो। जैसे मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने ले लिया 0 to 1, सबसे बेस्ट एग्जांपल 0 to 1 ले लो, और एक फंक्शन डिफाइन कर लो x - ½ = 0, ठीक है। तो f के अंदर वो सारे कंटिन्यूअस फंक्शन जो इस टाइप के फंक्शन होंगे, क्योंकि 0 1 किसको अप्रोच करेगी, 0 1 का हाफ क्या होता है, हाफ। जैसे ही x की वैल्यू हाफ को अप्रोच करेगी, ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच कर रही है। तो और एक फंक्शन ले लेता हूँ सेम इसी तरीके से, मैं ले रहा हूँ -x, और क्या हमको करना है कि उस पर हाफ पुट करने पे, इसका मिडल वैल्यू पुट करने पे आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लोग +1 ले सकते हैं, ठीक है। अब ये भी फंक्शन इसको डिफाइन कर रहा है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जब मैं हाफ पुट करूँगा, इसकी मिडल वैल्यू क्या है, जो हमारा लिमिट है हाफ, क्योंकि वो कह रहा है a + b/2 मतलब हाफ। जब हम हाफ पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 का अप्रोच कर रही है। एक फंक्शन मैंने और ले लिया कि यहाँ पे भी जब मैं हाफ पुट कर रहा हूँ तो 1 - ½ कितना आ रहा है, अरे सॉरी, मैं अगर इसमें क्या पुट कर रहा हूँ, नहीं मुझे 0 चाहिए ना, सॉरी ऐसा नहीं, थोड़ा ध्यान देते हैं कि x - ½ पुट करने पे अगर मैं x को हाफ पुट करूँगा तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मुझे 0 चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे अगर मैं -x ले लूँ और जब मैं इसमें हाफ पुट करूँ और यहाँ पे +½ ले लेता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब मैं इसको ऐड करूँगा तो भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब देखो, हमको एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये क्या फॉर्म करेगा, एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। प्रूफ कैसे करेंगे, वही कि एक एलिमेंट ले लूँगा, मतलब एक फंक्शन ले लूँगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, और एक फंक्शन लूँगा जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, और ये देखूँगा कि दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसी, मतलब वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो देयरफॉर वो भी इस सेट के अंदर कंटेन करेगा। तो इसका प्रूफ हम कर सकते हैं कि ये सब स्पेस फॉर्म करेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हमको पता है कि ये सब स्पेस फॉर्म करता है। कैसा फंक्शन है ये, f(x) = f(-x)। तो इसको क्या करेंगे, इसको ये साइड लेके आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, f(x) - f(-x), राइट साइड में 0 आ गया, तो ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। ये नॉन जीरो वाला है तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। तो देयरफॉर कौन सा वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा है, तो सेकेंड, तो देयरफॉर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि V एक वेक्टर स्पेस है जितने भी 2x2 मैट्रिक्स है ओवर R, मतलब एंट्री R से होंगे और वो ओवर R क्या है 2x2 मैट्रिक्स है, मतलब M ऑफ R ओवर R एक मैं वेक्टर स्पेस ले रहा हूँ कि 2x2 के जितने भी मैट्रिक्स होंगे ओवर R, मैं एक मैट्रिक्स का सब स्पेस वेक्टर स्पेस ले लिया और उसके अंदर एक सबसेट ले रहा हूँ जिसके अंदर वो सारे मैट्रिक्स होंगे जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स जो स्टार्टिंग के 10 या 12 मैट्रिक्स हैं, जैसे अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, आइडेंटिटी, स्केलर, अप और सुपर अपर लोअर हाफ, स्केलर, बैकवर्ड स्केलर, वो सारे क्या होते हैं वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं, जबकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म करता है। हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन अगर रियल फील्ड से है तो बिलोंग करता है, कॉम्प्लेक्स पे फॉर्म नहीं करता, ठीक है। और बाकी आगे के जितने भी होते हैं वो कभी भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करते। लेकिन इसमें यह बोला है कि किस रीजन से नहीं कर रहे, क्या स्केलर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है या फिर वेक्टर एडिशन वाला। देखो वेक्टर एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ले लूँ और a स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए ना, और a प्लस बी के इक्वल आना चाहिए। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, क्योंकि मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव नहीं होता है, और दूसरा आ जाएगा बी स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर के प्लेस पे ए आ जाएगा, बी स्क्वायर के प्लेस पे बी आ जाएगा। लेकिन अब भी ए बी प्लस बी ए इज नॉन जीरो। अब ये डिपेंड करता है ए बी और बी ए पे। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि ए बी अगर माइनस बी ए के इक्वल होता है या फिर ए बी प्लस बी ए जीरो हो जाए, तब इन जनरल ट्रू नहीं है, तो देयरफॉर वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई नहीं हो। अब वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अल्फा ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, अल्फा ए। मैं इसको ओपन करूंगा तो अल्फा ए स्क्वायर, तो देयरफॉर ये आ गया अल्फा स्क्वायर ए। तो अल्फा स्क्वायर अल्फा के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये कंडीशन कब इक्वल होगी, जब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा होगा। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू या तो 1 होगा या तो अल्फा इज इक्वल टू 0 होगी। इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा को ये साइड लेके आएंगे तो अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा कॉमन लेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1, तो या तो अल्फा 0 होगा या तो अल्फा 1। तो ये 0 और 1 मतलब इन जनरल नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर दोनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इट इज नॉट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देयरफॉर ये कह रहा है सब स्पेस होगा वी का, नहीं। कह रहा है नॉट अ सब स्पेस क्योंकि ये क्लोज नहीं है वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में, राइट। इट इज़ नॉट अ सब स्पेस क्योंकि ये नहीं है क्लोज किसके रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन, ये भी राइट, बट यहाँ पे दोनों दे दिया। इससे अच्छा हम लोग डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे क्योंकि बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, वी एक वेक्टर सब स्पेस है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर आर। तो देन एक सेट डिफाइन कर रहे हैं किसके अंदर वही सारे मैट्रिक्स होंगे जो आपस में कम्यूट करेंगे एम के साथ। अच्छा, ये एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, काफ़ी यूज भी होता है। आगे चल के इसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी इसको मान के चलो, इसको प्रूव भी कर सकते हो आप लोग कि ये सब स्पेस फॉर्म करता है। एक कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, मतलब एक डब्ल्यू के अंदर वही सारे मैट्रिक्स रखो जो किसी एक खास एम के साथ कम्यूट करते हैं। जैसे मैंने एम एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब वो सारे मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर के जो इसके साथ कम्यूट करते हैं, अगर मैं उनका कलेक्शन ले लूँ, वो क्या करता है, ए एम इज इक्वल टू एम ए। कोई भी मैट्रिक्स ले लो और उसके साथ कम्यूट करने वाले जितने भी मैट्रिक्स होंगे वेक्टर स्पेस के अंदर, उन सारे मैट्रिक्स का मैं एक कलेक्शन ले लूँ और उसको एक सबसेट बोल दूँ, तो वो भी क्या फॉर्म करता है, हमेशा वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। तो ये सब स्पेस भी करेक्ट हो गया। या प्रूव कर सकते हो सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको प्रूव करने में, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। नॉट अ सब स्पेस रॉन्ग, नॉट अ सब स्पेस रॉन्ग, नॉन ऑफ द रॉन्ग, क्योंकि पहला ये सब स्पेस फॉर्म करता है, क्योंकि इसके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर सब डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही जीरो नॉन जीरो वाला कंडीशन। वी कह रहा है कि नॉट अ वेक्टर स्पेस, नॉट अ वेक्टर स्पेस को नोट डाउन कर लो। सारे पॉलिनोमियल विथ डिविजिबल बाय एक्स, W के अंदर वो सारे पॉलिनोमियल होंगे जो x से डिविजिबल है।
वैसे एक बात बताओ, सारे x से डिविजिबल होंगे इसका मतलब क्या होगा? कुछ x फैक्टर होंगे, इस तरीके से आएंगे, इसी तरीके का पॉलिनोमियल होगा ना कि x मल्टीपल होंगे, और एक मैट्रिक्स ले लो और कोई और ले लो तो भी कुछ इस तरीके से होगा। अब मैं दोनों को ऐड भी कर दूं तब भी तो x कॉमन आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दूं किसी नंबर से भी तो भी तो x रहेगा। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ना वेक्टर एडिशन में ना ही वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, जीरो पे कंडीशन ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगी। इसको लेफ्ट साइड में लाके राइट साइड में जीरो कर दो, ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। यूजुअल मेथड से प्रूफ भी कर सकते हो। W कंसिडर ऑल पॉलिनोमियल विथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट। रियल कोएफिशिएंट पे पॉलिनोमियल डिफाइन कर रहे हैं और एक W एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं इंटीग्रल कोएफिशिएंट का, तो विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये सेटिस्फाई नहीं करेगा या क्लोज नहीं होगा अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अगर अल्फा को मैं कोई भी इंटीजर भी ले लूँ ना 1/2 और जब मैं इसके पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा? रैशनल, और रैशनल में कौन से 1/2 ये टाइप के, और ये टाइप के रैशनल क्या नहीं होते? इंटीजर नहीं होते। रैशनल कब होते हैं इंटीजर? जब वो उसका डिनोमिनेटर 1 हो, अदरवाइज वो रैशनल कभी भी क्या नहीं हो सकते? इंटीजर नहीं हो सकते। जब भी उसका डिनोमिनेटर पार्ट क्या होगा? नॉट इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सिर्फ फोर्थ वाला सब स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा है, बाकी फर्स्ट ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं ताकि जितने भी मतलब एक ऑप्शन राइट वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद हम MCQ करेंगे, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन तक इसमें वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि 1 आंसर इन सिंगल चॉइस के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं सिंगल चॉइस का। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी सब स्पेस ही देखेंगे और वो सारे क्वेश्चन जिसके मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है। ये भी इजी है। V एक वेक्टर स्पेस है n क्रॉस n मैट्रिक्स का ओवर R, एंट्री रियल नंबर से। W1 W2 सारे हार्मिशियन स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्सेस विथ रिस्पेक्ट इन V। मैंने अभी आपको पहले ही स्टेटमेंट दे दिया था कि हार्मिशियन ओवर अगर मैं R डिफाइन करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो किसके इक्वल हो जाता है? अच्छा रुको, W विथ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ओवर R, रुको 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 रुको। V एक वेक्टर स्पेस है n क्रॉस x, मतलब जो मैट्रिक्स के एंट्री है वो कॉम्प्लेक्स है, और जो मैं स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो R से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो हार्मिशियन में एडिशन में प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम आता था मल्टीप्लिकेशन में कि एक ट्रांजुगेट एक इक्वल आना चाहिए। जब हम अल्फा ए ट्रांजुगेट ले रहे थे तो अल्फा कॉन्जुगेट आ रहा था, बट अल्फा अगर मेरा रियल फील्ड से है तो अल्फा और अल्फा कॉन्जुगेट इक्वल हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा है। तो मतलब ये W1 सब स्पेस फॉर्म करेगा और W2 भी सब स्पेस फॉर्म करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर यही फील्ड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से आ जाए तब ये विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मैं अल्फा को I ले लूँ तो जब मैं I ए का ट्रांजुगेट लूँगा तो वो माइनस आई आ जाता है, ठीक है। ए का ट्रांजुगेट ए का ट्रांसपोज तो ए आ जाएगा, बट माइनस आई आ जाता है, उसके वजह से वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन को के अंडर में क्लोज नहीं होता। तो देयरफॉर V1 और V3 राइट है, क्योंकि फील्ड हमारा रियल नंबर से, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से फील्ड होगा तो ये सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आज हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? टोटल 80 क्वेश्चन डिस्कस किए सब स्पेस के, जो कि सिंपल क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन थोड़ा उसमें ट्रिकी भी थे। हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए। जितना क्वेश्चंस आप डिस्कस करोगे सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। इसको एज आप टेस्ट सीरीज लेके चलो कि आपको क्वेश्चन देखने उसका आंसर बताने, अगर आ रहे तो ठीक है, और उसके बाद फिर उसमें चेक करो कि आपका मेथड किस तरीके से, किस मेथड से आप सॉल्व कर रहे हो और कितना जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये सही लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बोलो कि हाँ ये वीडियो आपको सही लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे सब स्पेस के बाकी सारे क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।